जादुई फूल गोभी का लहंगा। ये कहानी है एक वर्षा नाम की लड़की की जो अपनी माँ शकुंतला और पिता रामू के साथ रहती थी। शहरों के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम वसंत कुंज था। उसी गांव में वर्षा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वर्षा की माँ शकुंतला एक बहुत अच्छी औरत थी। वो अपने घर में रहकर नई नई कलाएं करती रहती थी, जैसे कभी घर के लिए झूमर बनाना और कभी सुंदर सुंदर बिछौना बनाना। ये सारी कलाकारी करना उसे बहुत अच्छा लगता था। और रामू एक किसान था। रामू के पास खुद का एक छोटा सा खेत था जिसमें वो मौसम के अनुसार खेती किया करता था। खेती करने में बहुत मेहनत लगती थी और रामू जी तोड़ मेहनत करता था। वर्षा 8वीं कक्षा में गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल बेशक सरकारी था, पर उसमें समय समय पर पैसों की मांग होती रहती थी, जैसे कभी असाइनमेंट जमा करना तो कभी एग्जाम की फीस भरना। टीचर अक्सर बच्चों से किसी न किसी चीज के लिए पैसे मांगती थी। एक दिन वर्षा अपने पिता से पैसे मांगते हुए कहती है, पापा स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं जिनकी फीस जमा करनी है। आपके पास पैसे हो तो मुझे दे दो ना। अरे बेटा, तूने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुझे पैसे दे देता। मैंने अभी अभी घर में राशन का सामान भरवा लिया है और तू तो जानती ही है हमारे पास खेत ज्यादा बड़ा नहीं है। उसमें थोड़ी ही सब्जियां पैदा होती है जिससे थोड़ी ही पैसा मिलता है। कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा सब्जी उगाऊंगा। जब वो बेचने जाऊंगा तो जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तू अपने स्कूल की फीस भर लेना। ठीक है पिताजी। उदास होकर वर्षा अपने कमरे में चली जाती है। वो जानती थी कि स्कूल की फीस जमा करना बहुत जरूरी है, पर घर की मुश्किल हालात को देखकर वो अपने पापा से इस बारे में दोबारा कह ना सकी। इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है, काश कुछ ऐसा हो जाता कि हमारे घर की सारी मुसीबतें दूर हो जाती और घर के हालात ठीक हो जाते। पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी पाई पाई करके घर का खर्चा चला पाते हैं। ये सब बोलते बोलते वर्षा सो जाती है। अगली सुबह उठकर वर्षा स्कूल के लिए तैयार होती है और नाश्ता करके स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद कक्षा की अध्यापिका वर्षा से कहती है, वर्षा, क्या तुम आज फीस लेकर आई हो? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से बाकी बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैम, मैं जानती हूँ, पर क्या आप मुझे थोड़ा सा समय और दे सकती हैं? वो दरअसल बात ये है कि घर में इस समय पैसा नहीं है। जैसे ही पिताजी अगली फसल बेचेंगे मैं आपको फीस दे दूंगी। वर्षा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम जानती हो तुम्हारी अकेले की फीस ना जमा होने की वजह से बाकी बच्चों की भी फीस जमा नहीं हुई है। अगर तुम फीस जमा नहीं कर सकती हो तो बता दो, मैं तुम्हारा नाम स्कूल से काट देती हूँ। कम से कम बाकी बच्चों को तो स्कूल में पढ़ने दो। अध्यापिका की इतनी सारी खरी खोटी बातें सुनकर कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और वर्षा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। देखो वर्षा, ये आंसू मुझे मत दिखाओ। अगर तुम फीस नहीं भर सकती हो तो मुझे बता दो, मैं बाकी बच्चों की फीस जमा कर देती हूँ। तो तुम अगली बार परीक्षा दे देना। नहीं मैम, ऐसा मत कहिए। मेरा पूरा 1 वर्ष खराब हो जाएगा। मेरे माता पिता मुझे कुछ बनता हुआ देखना चाहते हैं। आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं समय पर फीस भर दूंगी। अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारे लिए इस हफ्ते तक रुक जाती हूँ, पर याद रखना इस हफ्ते मुझे तुम्हारी फीस चाहिए, नहीं तो तुम इसी कक्षा में बैठी रहना। इसके बाद वर्षा जाकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी टीचर एक घोषणा करते हुए कहती है, हाँ तो बच्चों, मैं तुम सबको बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा से पहले तुम्हारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, जिसमें तुम सभी बच्चों को फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तुम सभी को आना बहुत जरूरी है और सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आना। और हाँ वर्षा, तुम्हें पहले फीस जमा करनी है, उसके बाद फंक्शन में आना है, समझ गई? अरे मैम, ये क्या ही आएगी, इसके पास तो स्कूल में पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है, फिर ये फैशन कंपटीशन में क्या पहनेगी?
एक तो टीचर की बात सुनकर वर्षा को बहुत ज्यादा दुख होता है। ऊपर से अब कक्षा के सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे और उसके ऊपर हंस रहे थे। वर्षा किसी तरह खुद को संभालती है और स्कूल खत्म हो जाने के बाद वो भागते हुए अपने पिताजी के खेत पर पहुंच जाती है। उस समय खेत पर वर्षा के पिता नहीं थे, वो घर पर दोपहर का खाना खाने गए हुए थे। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे अपने माता पिता से एग्जाम की फीस भरने के लिए पैसे मांगूं। वो किसी तरह से तो मेहनत करके घर का खर्चा चलाते हैं और मैं उनसे हमेशा अपने खर्चे के लिए पैसे मांगती रहती हूँ। पर अब बहुत हुआ, मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी, चाहे मुझे अपनी पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़े। मैं उन्हें और परेशान नहीं करूंगी, पर अब मैं क्या करूं? वर्षा ये सब सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और परेशान होकर वो खेत में एक तरफ बैठकर रोने लगती है। तब वर्षा को ये महसूस होता है कि उसके पिता कितने गरीब हैं। उन्होंने कभी त्योहार पर खुद के लिए कपड़े नहीं खरीदते हैं और ना ही माँ ने अपने लिए एक नई साड़ी खरीदी है। फिर वो ऐसे में हमेशा अपने माता पिता से पैसे कैसे मांगे? अपनी ये सारी स्थिति को देखकर वर्षा को समझ नहीं आता कि वो अब फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आए। नहीं, अब बस बहुत हुआ, मैं अपने माता पिता से फीस के पैसे नहीं मांगूंगी। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है। हे भगवान, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। वर्षा की ये सारी बातें पेड़ पर रहने वाली नील परी सुन रही थी। तभी वो परी पेड़ से बाहर निकलती है और वर्षा से कहती है, हेलो वर्षा, तुम कैसी हो? तुम जानती हो मैं इस पेड़ में रहने वाली एक परी हूँ और मैं यहाँ पर लोगों की मदद करती हूँ। इस समय मुझे लग रहा है कि तुम्हें मदद की बहुत आवश्यकता है और तुम जानती हो तुम बहुत अच्छी और नेक दिल हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या आप मेरी सचमुच मदद कर सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मांग कर तो देखो। तभी वर्षा अपनी सारी कहानी परी को बताती है। अच्छा, तो तुम इसलिए इतना परेशान हो? घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तो और तुम्हारे पिताजी को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। इसके बाद परी एक जादू करती है और वहाँ पर तेज रोशनी उत्पन्न हो जाती है और वो रोशनी खेतों तक जाती है। खेतों में पहुँचने के बाद वहाँ पर पूरी फसल हरी भरी हो जाती है। उसी समय खेतों में गोभी के फूल की फसल थी। पूरे खेत में बहुत ताजी हरी फूल गोभी हो जाती है। अब इसे क्या होगा? अच्छा, मैं समझ गई, इन सारे फूल गोभी को बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, है ना? नहीं नहीं, तुम्हें इस फूल गोभी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वो देखती है कि पत्ता गोभी के आँख नाक मुंह बने हुए हैं। अरे ये क्या? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सजीव फूल गोभी हो। हाँ हाँ वर्षा, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम जादुई फूल गोभी है। जब तक हम इस खेत में लगे हुए हैं हमारे अंदर जान बनी रहेगी और हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। बदले में तुम्हें बस हमारी देखभाल करनी होगी। और हाँ, तुम हमसे कुछ भी मांग सकती हो, जो भी तुम मांगना चाहती हो बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। हे फूलगोभी, मुझे इस समय अपने स्कूल की फीस भरनी है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? बस इतनी सी बात? ये तो बहुत छोटी बात है। ये लो, ये पैसे ले लो और इन पैसों को ले जाकर अपने स्कूल की फीस भर दो। तभी जादुई फूल गोभी से पैसे लेकर वर्षा उन पैसों को लेकर अपने घर चली जाती है। वर्षा फूल गोभी को धन्यवाद देती है और घर जाकर अपने माता पिता को परी की पूरी कहानी बताती है। ये कहानी सुनकर शकुंतला और रामू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वर्षा उन पैसों में से थोड़े से पैसे लेकर अपने स्कूल की फीस भर देती है और अब स्कूल में होने वाला फैशन ड्रेस कंपटीशन भी नजदीक आ गया था, इसलिए उसने उन पैसों में से थोड़े से पैसों से अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी खरीद ली थी। वर्षा उस ड्रेस को पहनकर फैशन ड्रेस कंपटीशन में जा रही होती है कि तभी एक झाड़ी में उलझकर उसकी ड्रेस फट जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब इतनी जल्दबाजी में वो नई ड्रेस कहां से लेकर आए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं इतनी जल्दबाजी में नई ड्रेस भी नहीं खरीद सकती हूं। मैं वापस जादुई फूल गोभी के पास जाती हूं, शायद वो मेरी कोई मदद कर दे।
इसके बाद वर्षा भागते भागते अपने खेतों में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर फूल गोभी को अपनी सारी परेशानी बताती है। तभी फूल गोभी अपने पत्तों से वर्षा के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन वाला ड्रेस तैयार कर देती है। ये गोभी के पत्तों से बना हुआ ड्रेस देखकर वर्षा को बहुत अच्छा लगता है। ड्रेस दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वर्षा जल्दी से उस ड्रेस को पहन लेती है। वो स्कूल के लिए देर हो रही थी, इसलिए जल्दी से वो भागते भागते स्कूल पहुंच जाती है। और इसके बाद जब वर्षा स्कूल में पहुंच जाती है तो सभी लोग वर्षा को देखते ही रह जाते हैं। उन्होंने आज से पहले कभी फूल गोभी से बनी हुई ड्रेस नहीं देखी थी। किसी की भी नजर वर्षा से नहीं हट रही थी। अरे वाह वर्षा, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। इतनी अच्छी ड्रेस इन्हें कौन से शोरूम से खरीदी है? हमने तो आज तक ऐसी ड्रेस नहीं देखी। वाकई बहुत सुंदर है। अब कक्षा के सभी बच्चे वर्षा की बहुत तारीफ करते हैं। वर्षा उस दिन बहुत खूबसूरत लगती है और वर्षा फैशन ड्रेस कंपटीशन जीत जाती है, क्योंकि बाकी स्कूल के बच्चों ने कुछ भी अलग नहीं पहना था। वर्षा सबसे अलग दिख रही थी और खूबसूरत भी लग रही थी। अब वर्षा की अच्छाई की वजह से आज उसे अपने जीवन में इतना अच्छा फल मिल गया था, जिसकी वजह से उसके माता पिता को भी अब बहुत आराम था। सभी लोग अपना पुराना जीवन छोड़कर नई तरीके से अच्छे से रहने लगते हैं और अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। ये कहानी है दिव्या नाम की एक लड़की की, जो कि बहुत ही गरीब और एक अनाथ लड़की थी, क्योंकि दिव्या की माँ उसे जन्म देती ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और उसके पिता सुरेश गांव के मुखिया मोहन लाल के यहाँ मजदूरी किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक काम करते समय उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी जान चली जाती है। और उस दिन से ही दिव्या बिल्कुल बेसहारा और अनाथ हो जाती है। लेकिन पूरे गांव के सामने अच्छा बनने के चक्कर में मुखिया मोहन लाल दिव्या को अपने घर में रख लेता है। लेकिन सच तो ये था कि उन्हें दिव्या के रूप में अपने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी मिल गई थी, क्योंकि मुखिया की पत्नी सुमित्रा दिव्या से अपने घर का सारा काम करवाया करती थी और उसे खाने के लिए घर का बचा कुचा खाना दिया करती थी, जिससे दिव्या का पेट कभी कभी भरता ही नहीं था। लेकिन दिव्या के पास अपना पेट भरने का एक और तरीका था, क्योंकि उसे जब भी भूख लगती थी तो वो गांव के घने जंगल में जाकर कुछ फल तोड़कर खा लिया करती थी और इसी से उसका पेट भर जाता था। ऐसे ही आज भी। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन खाना कब तक मिलेगा कुछ पता नहीं। अब मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ, अभी तो वैसे भी घर में कुछ काम नहीं है, तो मैं जंगल जाकर देखती हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। इतना कहकर दिव्या जंगल की तरफ चली जाती है और काफी देर चलने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा एक सेब का पेड़ दिखाई देता है और पेड़ पर इतने सारे सेब लगे देखकर दिव्या एक डंडे से उन सेब को तोड़ने लगती है। अरे वाह, ये सेब तो बहुत ही मीठे हैं, इससे मेरा पेट जरूर भर जाएगा। चलो ऐसा करती हूँ, एक दो सेब और तोड़ लेती हूँ, अगर शाम को खाना नहीं मिला तो मैं इसी से काम चला लूंगी। इतना कहकर दिव्या कुछ और सेब तोड़ लेती है और उन्हें उठाकर मुखिया के घर वापस जाने लगती है। उन सेब को पाकर दिव्या बहुत खुश थी और खुशी खुशी वो मुखिया के घर पहुंच जाती है। लेकिन उसी समय, अच्छा तो ये बात है, ये महारानी यहाँ है। अरे कामचोर, ये घर के काम छोड़कर कहाँ घूम रही है? और ये क्या, ये सेब कहाँ से लाई तू? कहीं तूने हमारे बगीचे से तो नहीं चुराई हैं? नहीं नहीं मालकिन, ये वो क्या कर रही है? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे, आज तो तेरी खैर नहीं। सुमित्रा दिव्या की पूरी बात सुने बिना उसे घसीटते हुए मोहनलाल के पास ले जाती है और कहती है, देखिए जी, हमारे बगीचे की असली चोरनी मिल गई। अरे जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर रही है। यहाँ घर का सारा काम छोड़कर हमारे बगीचे से सेब चुरा कर खा रही है। नहीं नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, वो तो मुझे बस भूख लगी थी, इसलिए मैं जंगल गई थी।
अरे बंद कर अपनी बकवास। तो जैसी अनाथ लड़की को हमने अपने घर में सहारा दिया और तू हमसे ही गद्दारी कर रही है। निकल जा इस घर से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर मोहनलाल दिव्या को घर से बाहर निकाल देता है। उसी समय सुमित्रा कहती है, अरे ये आपने क्या कर दिया? मैं तो बस आपके पास उसे 2-4 थप्पड़ लगवाने के लिए लाई थी, लेकिन आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अरे अब इस घर का सारा काम कौन करेगा? फ्री फंड में तो हमें एक नौकरानी मिली थी, अब वो भी हाथ से गई। अरे भाग्यवान, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 दिन भूखे प्यासे इधर उधर भटकने के बाद वो अपने आप घर वापस आ जाएगी। वैसे भी हम लोगों के अलावा उसका है ही कौन। मोहनलाल की बात सुनकर सुमित्रा मुंह लटकाकर अपने कमरे में चली जाती है और उसे भी यही लग रहा था कि कुछ दिनों में दिव्या घर वापस आ ही जाएगी। लेकिन दिव्या के साथ जो उन्होंने किया था वो सोचकर दिव्या कभी भी उनके पास वापस जाने के बारे में नहीं सोचती है। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। इतना कहकर दिव्या रोड के किनारे बैठे रो रही होती है कि उसी समय उसकी नजर कुछ बच्चों पर जाती है जो अपने घर के बाहर बैठे सेब खा रहे होते हैं। और उन्हें सेब खाते देख दिव्या के दिमाग में एक सुझाव आता है और वो सीधा जंगल में उसी सेब के पेड़ के पास पहुंच जाती है जहां से उसने कुछ समय पहले सेब तोड़कर खाए थे। सुनो दोस्त, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। एक तुम ही तो हो जिसने मुझे बिना स्वार्थ के, बिना कोई काम करवाए मुझे पेट भर अपने स्वादिष्ट फल खाने के लिए दिए थे। तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और क्या मैं तुम्हारे पत्तों की छांव में बैठ सकती हूँ? दिव्या के इतना कहते ही वहाँ पर अचानक से तेज हवा चलती है और पेड़ के नीचे की सारी गंदगी साफ हो जाती है, जैसे खुद पेड़ ने दिव्या को बैठने का इशारा दिया हो। और ये देखकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं एक सेब और तोड़ सकती हूँ? क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मालकिन ने मुझसे वो सारे सेब छीन लिए थे। दिव्या के इतना कहते ही पेड़ पर से कई सारे सेब टूटकर उसके पास गिर जाते हैं और ये देखकर दिव्या को बहुत खुशी होती है और वो कहती है, सच में अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त बन जाओगे तो मैं तुम्हारे पास पहले ही आ जाती, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। खाने के लिए तुम्हारे स्वादिष्ट फल है और बातें करने के लिए तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त। लेकिन घर, मेरे पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। घर के बारे में सोचती ही दिव्या उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसी समय अचानक से वो सेब का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे वहाँ पर कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। उसी समय दिव्या घबराकर पेड़ से दूर हट जाती है, लेकिन जब उसकी नजर पेड़ से टूटकर गिर रहे पत्तों पर पड़ती है जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे होते हैं, और उस समय दिव्या को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन जब कुछ देर बाद वहाँ पर पत्तों का एक बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है तो ये देखकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, पत्तों का इतना सुंदर घर, वो भी मेरे लिए। सच में ये घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। इतना कहकर दिव्या उस घर के अंदर जाती है और घर में जाते ही जब वो देखती है कि उस घर के अंदर जरूरत की सारी चीजें पत्तों से बनी तैयार होती है, और उसी समय दिव्या पत्तों से बने सुंदर से बेड पर जाकर लेट जाती है और लेटती ही कुछ देर में उसकी आंख लग जाती है, मानो जैसे कितने दिनों के बाद वो चैन की नींद सोई है, क्योंकि अब उसको किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसको अपना खुद का घर मिल गया था जहाँ से उसे कोई भी निकाल नहीं सकता था। और इस तरह दिव्या खुशी खुशी उस जादुई पत्तों के घर में रहने लगती है और उसके जिंदगी में अब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। और वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा परेशान हो जाती है
क्योंकि उसने कई दिनों तक दिव्या का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आई तो उसने मोहनलाल से कहकर अपने लिए एक नया नौकर रखवा लिया। और इस तरह धीरे धीरे दिव्या के बारे में हर कोई भूल जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि इस समय दिव्या कहाँ है, और किसी को उसके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि एक अनाथ लड़की की भला कौन परवाह करता है।